तो चलो देखते हैं कितने सुर मेरे गले से आज निकलते हैं। इकॉनमी में यूपीएससी ने पिछले 5 सालों में क्या ट्रेंड रखा है, और 2024 का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें इकॉनमी क्यों थोड़ा सा बच्चों को लगा कि हमारी समझ के बाहर है। एक तो पहली चीज ये है, दो तीन चीजें, ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, पहले तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा आसान सब्जेक्ट नहीं है ये। पॉलिटी जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में क्या करना है आपको, फैक्ट याद करने, कॉन्सेप्ट तो चाहिए चाहिए, जो भी राजाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं, उसी सेम राजा ने उस तरह की पॉलिसी क्यों अपनाई, या उसके बाद के राजाओं ने उस पॉलिसी को क्यों छोड़ दिया, या उस पॉलिसी में क्यों अमेंडमेंट कर दिया। ये है हिस्ट्री में आपका कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर हम लोग बात करें आपका पॉलिटी की बात करें, तो ठीक है भाई, आपको पढ़ना है, और हिस्ट्री में ज्यादातर चीजें आपको फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी होती है कि इसके बाद ये राजा आया, इस राजा ने इस क्षेत्र में शासन किया, और इनके बाद इनका सीक्वेंस क्या था, दक्षिण भारत के राजा कौन से थे, या उत्तर भारत में किसका किसका शासन था, कुषाण कहाँ थे, रेशम मार्ग कैसे चलता था, कौन कंट्रोल करता था, सब कुछ वो फैक्चुअल ज्यादा चीज है। पॉलिटी में भी फैक्ट पूछ रहा है, लेकिन पॉलिटी में भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। लेकिन इकोनॉमिक्स के साथ दिक्कत क्या है ना, कि अगर इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आप फैक्ट के साथ सवाल को डील नहीं कर सकते। इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर, छोटे से छोटा टर्म है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक तो ये चीज, दूसरा, एक तो सब्जेक्ट डिफिकल्ट, दूसरा इसका कंटेंट बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं, और हिंदी माध्यम में तो वैसे ही बेड़ा गर्क है ना, इकोनॉमिक्स में क्या है, कुछ भी नहीं। तीसरी चीज ये है कि बच्चा कॉन्सेप्ट पकड़ नहीं पाता, और वो उम्मीद ये कर रहा है आपसे कि आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर, समझ रहे हो। एक होता है कि आपने किसी कॉन्सेप्ट को सीखा मान लो मैं ये कहूं कि भाई सेबी क्या है, क्या वो एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, कब स्टैब्लिश हुई, उसका काम क्या है, उसके खिलाफ अपील आप कहाँ कर सकते हो, कॉन्सेप्ट है, याद कर सकते हो। आरबीआई के क्या फंक्शंस हैं आप याद कर सकते हो। आरआरआर क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट हो वो, या जो है आपका रेपो रेट है, ये क्या होता है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मैंने आप लोगों को पिछली बार पढ़ाई थी, उसका अप्लाइड फॉर्म पूछा है, अभी बताऊंगा सवाल कैसे पूछा है। तो अगर आप देखोगे ना, ये याद कर सकते हो आप, एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, ये सब। बट अगर उसका अप्लाइड वर्जन पूछे, तो ये तो थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर देता है एग्जामिनेशन हॉल में। एक चीज ये, अगली चीज ये है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, जिसको आप लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं, उसकी कुछ टर्म्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि अब हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत है, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेकर, मार्जिनल यूटिलिटी को लेकर, इस तरह की कुछ कुछ टर्म्स इस बार प्रीलिम्स में भी पूछा है 2-3-4 सालों में। वर्किंग कैपिटल वाला जो सेगमेंट है, ये अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। इससे पहले जो आरबीआई का एसेट्स वाला सेगमेंट पूछा और लायबिलिटी वाला सेगमेंट पूछा, वो भी बैलेंस शीट का सेगमेंट है, वो भी कंपनी का सेगमेंट है, अकाउंटिंग का सेगमेंट है। बट पूछ रहा है प्रीलिम्स में डेप्रिसिएशन, इवन हम लोग पढ़ते हैं बट करेंसी का डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं, बट यूपीएससी ने प्रीलिम्स में डेप्रिसिएशन कंपनी के साथ जोड़कर पूछा है। इसका मतलब ये है कि वो इकोनॉमिक्स में कहीं पे भी उतर जा रहा है विद इन्वॉल्व करके अकाउंटिंग के सेगमेंट को। अब हमें कैसे इसको फिर तैयार करने की जरूरत है, सबसे पहली चीज तो ये है कि इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट है आपका करंट अफेयर। जो भी घटना करंट अफेयर में हो रही हो, जैसे पिछले साल सेब को लेकर, एप्पल को लेकर थोड़ा न्यूज में था, है ना, कि अमेरिका की तरफ से सप्लाई बढ़ रही है, तो यूपीएससी ने प्रीलिम्स में सवाल पूछा कि हम अमेरिका से एप्पल आयात नहीं करते, सेब आयात नहीं करते। पहली बात तो ये एक्सट्रीम वर्ड है, क्यों नहीं करेंगे हम। अगर अमेरिका सप्लाई कर भी रहा है एप्पल की या सेब की, इंपोर्ट कर रहा है या भेज रहा है, हमें एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास या तो कोई बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए। गुड मॉर्निंग भाई सिंपी, ये रीजन होना चाहिए कि भाई हम इस वजह से इसको टाल रहे हैं। दूसरा भी मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा, आप सारे सवाल देखिएगा, बहुत आसानी से हम लोग उसको डील करेंगे, बट बस वो माइंडसेट आपको पकड़ना पड़ेगा। कंटेंट सेम है, ऐसा नहीं कि कंटेंट अलग है, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदल जाएंगे। इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते हैं। ज्योग्राफी में अगर कोई नई रिसर्च हुई है वो बात अलग है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट लगभग लगभग सेम रहते हैं। अब आप उसको अप्लाई कैसे करते हैं उसको देखते हैं। उसके अलावा मैं आपको 2-4 सवाल पहले प्रीलिम्स 2024 के बताता हूं, आप उस सवाल को देखिए। पहला स्टेटमेंट क्या है, देखो, अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है ना, जैसे भारत में आरबीआई है, उसी तरीके से अमेरिका का जो बैंक है, केंद्रीय बैंक जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेडरल रिजर्व। उसकी घटनाओं को लेकर पिछले 3-4 साल में यूपीएससी हर बार एक सवाल पूछ रहा है।
जैसे अगर आप 2023 का सवाल देखेंगे तो उसमें उसने पूछा था कि अगर फेडरल रिजर्व जो है अमेरिका का वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है इंडियन इकोनॉमी में। दूसरा ऑप्शन था, अच्छा सवाल क्या था, मैं सवाल ही एज इट इज आपको 23 का भी मेरे को रिकॉल आ गया है तो मैं बताता हूँ। पहला स्टेटमेंट सवाल ये था कि हाल ही में फेडरल रिजर्व ने, आरबीआई के जो अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इसके चलते भारत जैसे विकासशील देश में कैपिटल फ्लाइट की सिचुएशन उत्पन्न हुई। कथन था, कारण था, या प्रभाव कह लो। ठीक है ये या गलत है? ठीक है, कैसे? फ्लाइट, हाँ। अगर आपने करंट अफेयर का हमारा सेगमेंट हम लोग जो रेगुलर करते थे पहले, अगर आप उसमें आते थे तो आपने देखा होगा बहुत सारे एडिटोरियल पढ़े थे कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फेडरल रिजर्व क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रेट को बार बार इंक्रीज कर रहा है। और ये ट्रेंड ना कोविड के बाद हर इकोनॉमी में देखने को मिला है, चाहे वो भारत हो, चाहे फेडरल रिजर्व हो, चाहे यूरोप के बैंक हो, सबने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। क्यों बढ़ाते हैं इंटरेस्ट रेट भाई? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। भारत में क्यों बनती है रेपो रेट, क्यों इंक्रीज होती है? ताकि मार्केट से पैसे को खींचा जा सके। इतना कॉन्सेप्ट तो बेसिक जानते हो ना, क्रैश कोर्स की क्लास में बैठे हो आप। इसका मतलब ये है कि मार्केट से पैसे को खींचना है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। और इन्फ्लेशन कोविड में जैसे ही इकोनॉमीज में लॉकडाउन लगा, डिमांड कम हुई, सभी बैंक ने धीरे धीरे छूट दी ताकि लोगों के पास पैसा जाए। पैसा जाने के बाद इन्फ्लेशन एकदम से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जैसे लॉकडाउन ओपन हुए, चाहे यूरोप में, चाहे भारत में, चाहे कहीं पे भी इन्फ्लेशन बढ़ी। वही की बढ़ी हुई इन्फ्लेशन आज तक भारत में कंट्रोल नहीं हो रही। आप सोच के देखो तो क्या ट्रेंड चल रहा था। फेडरल रिजर्व ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक, करंट अफेयर से जोड़कर है। लेकिन दूसरा, मैंने आप लोगों को ये क्लास में इकोनॉमिक्स में कई बार बताया पिछले साल के क्रैश कोर्स में कि अगर अमेरिका का फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, इसका मतलब जिन लोगों ने भारत जैसे देश में इन्वेस्ट किया होगा वो यहां से पैसा निकाल के वहां चले जाएंगे, उनको अपने ही देश में अच्छा रिटर्न मिल रहा है। भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का क्या मतलब है कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, उस पर आपको रिटर्न मिल, यही है ना। एक बंदा है लोन दे रहा है, फाइनेंस दे रहा है, उसमें उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। और वो वहां इन्वेस्ट करेगा या वहां लोन देगा जहां पे उसको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। वो रिस्क क्यों लेता है कि भाई अमेरिका छोड़कर मैं भारत में इन्वेस्ट करूं? क्योंकि उसको लगता है भारत में इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न ज्यादा हो सकता है। बट अगर उसको अमेरिका में ही अच्छा रिटर्न मिलने लगे तो वो भारत में इन्वेस्ट क्यों करेगा? समझ गए कॉन्सेप्ट आप? तो इस तरीके से वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को लेकर सवाल पूछता है। 2024 में किस तरह का सवाल आया है, क्यों? अगर आपको याद हो, अमेरिका के ऋण डिफॉल्ट को लेकर पिछली बार बातें हो रही थी, याद है आपको? जब डेडलाइन दे दी गई थी कि अमेरिका कभी भी डिफॉल्ट कर सकता है, ये बात थी। करंट अफेयर में 3 से 4 एडिटोरियल हम लोगों ने डिस्कस किए थे, करंट अफेयर की पुरानी क्लासेस रखी होंगी, आप लोग देख लेना। डिफॉल्ट कर रहा था अमेरिका, बाइडेन पर बहुत बड़ा आरोप कि ये फेल होने वाली है, अमेरिका ने बहुत सारा लोन ले रखा है, इसके चलते अमेरिका डिफॉल्ट हो सकता है। ये बात करंट अफेयर में थी। यूपीएससी ने सवाल क्या पूछा है, अमेरिका अगर अपने ऋण पर डिफॉल्ट करता है या लोन पर डिफॉल्ट करता है तो अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं, पहला कथन। दूसरा, यूएसए सरकार का जो लोन है वो किसी भी ठोस संपत्ति द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि केवल सरकार के विश्वास द्वारा समर्थित। पहली बात तो ये है, आप खुद कॉमन सेंस से सोचो, आपको कुछ नहीं पता इकोनॉमी, कुछ नहीं जानते, बट आप इतना तो जानते हैं ना कि अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे बड़ी मार्केट है ये, या सबसे बड़ी, आप इसको मान लो कि पॉइंट्स के फॉर्म में किसकी कैपिटल या किसकी जीडीपी ज्यादा है ट्रिलियंस के फॉर्म में, आपको पता ना कौन है? अमेरिका है, 26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। क्या आपको लगता है कि आप अमेरिका में अगर बॉन्ड खरीदते हैं, बॉन्ड छोड़, नहीं पता वैसे तो पता है ना बॉन्ड क्या होता है? क्या होता है? पैसा देने के लिए एक डॉक्यूमेंट है, सिंपल सी बात, आसान भाषा में। अगर भारत सरकार को पैसा चाहिए जनता से, किसी से भी चाहिए, जनता से पैसा चाहिए, तो जनता इन्वेस्ट करेगी तो कुछ तो जनता के पास होना चाहिए ना दिखाने के लिए, उसी को बॉन्ड बोलते हैं। एक डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा, उसके ऊपर सरकार लिख देगी कि आपको 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर रिटर्न मिलेगा।
या बॉन्ड पे रिटर्न मिलेगा। अब जितनी भी मेच्योरिटी हो, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, वो आपको रिटर्न मिलता रहेगा। वो बॉन्ड है आपके पास, आपके हाथ में। अगर अमेरिका सरकार है, मान लो अगर आप अमेरिकन गवर्नमेंट में जाके उसका कोई बॉन्ड खरीदते हो, इसका मतलब अमेरिका की सरकार को क्या दे रहे हो? पैसा दे रहे हो। आपको लगता है कि अमेरिका ऐसा हो सकता है कि कल को मैं कभी भी डिफॉल्ट कर दूंगा, आपका कोई पैसा नहीं मिलेगा? इज इट पॉसिबल? अमेरिका छोड़ो, भारत के साथ पॉसिबल है? फिर इन्वेस्ट करेगा ही कौन? अच्छा चलो एक सिंपल क्वेश्चन का जवाब दो, आपको गवर्नमेंट सर्विस क्यों चाहिए? सिक्योरिटी के लिए चाहिए ना। प्राइवेट का कोई पता नहीं, कभी भी चल रही है चल रही है, नहीं चल रही है नहीं चल रही है। आज पैसा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, कल को बंद हो जाए। इसीलिए तो लोग गवर्नमेंट सर्विस चाहते हैं ना। सबसे बड़ा कारण तो यही है। बाकी कारण भी है कि छुट्टियां बहुत होती हैं, रिश्ता हो जाता है आपका, दहेज ज्यादा मिलता है, वो सब इनडायरेक्ट फैक्टर्स तो हैं ही। सो आप जाते हो तो आप, आपके लिए अलग से चेयर की हुई, ये गवर्नमेंट सर्विस वाला है। बाकी लोग, हम जैसे लोग लाइनों में, प्राइवेट वाले आओ, प्राइवेट वाले उधर बैठेंगे, गवर्नमेंट वाले इधर बैठेंगे। डिफरेंस आ जाता है शादियों में भी, घरों में भी। वो बताते ही ऐसे हैं कि ये गवर्नमेंट सर्विस में है जी, हो चाहे कलर की, सरकारी नौकरी है जी इनकी। तो क्यों चाहते हैं हम सिक्योरिटी? अगर कोई इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो सरकार की सिक्योरिटीज में क्यों इन्वेस्ट करेगा? कंपनी की इन्वेस्टमेंट को छोड़कर। कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है, कंपनी रिटर्न देने से मना कर सकती है, कंपनी भाग सकती है, बट सरकार कहां जाएगी? कहां जाओगे आप भाग? सॉवरेन बॉन्ड्स आते हैं, संप्रभु सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं। आपको लगता है अमेरिका ऐसा कंडीशन रखेगा? तो पहला स्टेटमेंट तो पहले ही गलत हो। अब आपको सर इसके लिए तो हमने पढ़ा ही, आपने बॉन्ड तो पढ़ा है, आपने फेडरल रिजर्व तो पढ़ा है, इसको तो इस तरीके से भी सोच सकते हो आप। बट बात क्या है ना, स्टेटमेंट कैसे बना दी? यदि अमेरिका अपने ऋण पर चूक करता है तो अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर सकता। हिंदी माध्यम का बच्चा मर जाता है कि ये कैसी इकोनॉमिक्स आई, ये तो गलत। ये तो हमने पीटी 365 में पढ़ा ही नहीं। अभी वही चल रहा है ना, यूट्यूब पे लोग उसको पढ़ा भी रहे हैं। अच्छा देखो, महान लोग यूट्यूब पे जाके देखिए कितने सारे चैनल जो पीटी 365 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, लाइन बाई लाइन चलते हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं, चल रहा है ये। और महान लोग हैं, लाइव बैठ के पढ़ भी रहे। मुझे एक बात बताओ, जिस पीटी 365 को मान लो आपने तैयारी इस बार प्रीलिम्स कौन देगा? जिसकी तैयारी थोड़ी ठीक होगी वही देगा ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई उठा आज ही अरे मैं तो प्रीलिम्स दूंगा, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब बेसिक किसी ने कर रखा होगा। अब वो बेसिक कैसा है वो तो भगवान जानता है। कहते तो सब हैं कि सर हमारा बेसिक तो तैयार। मुझे तो बहुत कहते हैं सर मेरा बेसिक क्लियर है सर, बस थोड़ा सा ये बता दो कि शॉर्टकट कुछ है आपके पास, ट्रिक्स कुछ है तो मेरा प्रीलिम्स निकल जाए या मेरा मेंस निकल जाए। कई लोग तो वेट ही इसी चीज का कर रहे हैं कि जैसे प्रीलिम्स निकले सर के पास पहुंच जाना, मेंस मेंस का पूछेंगे। उसके लिए हमें चीजें क्लियर होनी चाहिए। प्रीलिम्स का तो हमें आता है, प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो मेंस कैसे करूं? और प्रीलिम्स ऐसे सवालों से आ रहा है, अभी तो मैं दिखाता हूं इकोनॉमिक्स के सवाल, और मुझे आप बताइएगा कि इन सवालों को करने के लिए किस लेवल की नॉलेज चाहिए। मुझे सिर्फ आप बताइए, बताते चलिएगा। आज का सेशन कोई दिक्कत नहीं है, हम इकोनॉमिक्स को समझने में करते हैं, आपको पता चले इकोनॉमिक्स है क्या, क्यों लोग इकोनॉमिक्स से इतना डर रहे हैं। जबकि इकोनॉमिक कॉन्सेप्चुअल चीज है, सिर्फ दिमाग लगाना, और उस माइंडसेट को अभी से पकड़ लोगे ना तो इकोनॉमिक्स में इसी ट्रेंड को फॉलो करने वाला है। बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स कराएंगे इस बार। आप मान के चलो, सारे एरिया जो खास करके वो सेबी वाले पूछ रहा है, डेरिवेटिव्स पूछ रहा है, ये सब कुछ करवाएंगे इस बार। हुआ तो पिछले क्लास में भी था, अप्लाइड स्तर पर नहीं हुआ था। इस बार अप्लाइड तरीके से भी कराएंगे ताकि आपका सवाल गलत ना हो। फायदा क्या, अभी वहां जाके अगर मान लो आप उस पॉइंट को पकड़ नहीं पा रहे हैं ना तो दिक्कत वाली बात है। अब देखो, दूसरा स्टेटमेंट है, यूएसए सरकार का ऋण किसी भी ठोस संपत्ति द्वारा समर्थित नहीं है, केवल के विश्वास द्वारा समर्थित।
देखो जब से गोल्ड स्टैंडर्ड्स खत्म हुए हैं ना, तब से सरकारें अब कोई भी चीज बैकअप में नहीं रखती, चाहे वो अमेरिका हो चाहे भारत हो। ये स्टेटमेंट भारत के संदर्भ में भी है। सिर्फ ट्रस्ट है गवर्नमेंट का, कोई संपत्ति नहीं है बैकअप में। जैसे मान लो मैं ये कहूं कि अगर डिफॉल्ट करती है यूएसए सरकार, तो वो आपको सोना देगी, ऐसा नहीं है, भारत में भी नहीं। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदते हो, सरकार का ट्रस्ट है, सरकार कहीं से भी करके मैनेज करके पैसा देगी आप। आपको याद है मैंने एक टर्म पढ़ाया था, कॉन्सोल बॉन्ड, याद है कि निकल गया? निकल गया है। कॉन्सोल बॉन्ड सुना है आपने? जिनका मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता, याद आ गया ना? ब्रिटेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जारी किए थे, उसकी मेच्योरिटी खत्म ही नहीं होती, वो अब ब्रिटेन ने वापस किए हैं इन्वेस्टर्स को, कॉन्सोल बॉन्ड। अब मुझे एक बात बताओ, जब इतने सालों लगभग 100 साल तक वो बॉन्ड चल रहे हैं मेच्योरिटी, ट्रस्ट पे ही तो चल रहे हैं। इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए? रिटर्न मिलती रहे बस। और उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि सरकार रिटर्न देगी। कोई भी चीज ले लो ना आप, अगर सरकार कहती है मैं पेंशन दूंगी तो मिलती है ना। पहले पेंशन पॉलिसी थी तो मिलती थी ना, या नहीं मिली? आज तक मिल रही। कई लोग तो उसी पे मजे पे जी रहे हैं। कई रिश्ते इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पिता की पेंशन आ रही। माता पिता दोनों गवर्नमेंट सर्विस में थे, दोनों की पेंशन मिला के 90,000 रुपए आते हैं। लड़का कुछ खास काम नहीं करता है, तो ठीक है 10 तो कमाई लेता होगा, 1 लाख रुपए हो जाता है महीने का, चल जाता है। तो माता पिता की कंडीशन कैसी है? अभी चलेंगे यार, समय निपटने वाला है। बोल नहीं अभी तो जवान ही। तो ठीक है, कितना दहेज चाहिए? पेंशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि सरकार ने जो आपसे बात की वो आपको मिलेगा, बंद नहीं करेगी वो। सेकंड स्टेटमेंट एकदम